वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के पतन के कारण। यूरोप में सामंतवाद का उत्थान 8वीं शताब्दी से माना जाता है, परंतु 13वीं शताब्दी के बाद इसके पतन की शुरुआत हुई। 16वीं शताब्दी तक यूरोप के बहुत से देशों में इस व्यवस्था का लगभग अंत हो चुका था, परंतु इसका पूर्ण अंत 19वीं शताब्दी में ही संभव हुआ था। तो इसके पतन के बहुत से कारण थे जिनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है राइज ऑफ द नेशनल स्टेट्स, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। मध्यकाल में जब से सामंतवाद का उत्थान हुआ था, राज्य की अधिकतर शक्तियां सामंतों के हाथों में थीं। इस व्यवस्था के कारण जहां केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, वहीं सामंत बहुत शक्तिशाली हो गए तथा यहां तक कि कई शासक भी सामंतों की शक्ति से डरते थे। धीरे धीरे कई देशों के शासकों ने सामंतों की शक्ति को कमजोर कर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया तथा कईयों ने तो निरंकुश शक्तियों को धारण भी कर लिया। इनमें इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशा के शासक शामिल थे। इन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को विकसित किया तथा महाद्वीप की सर्वोच्च शक्ति बनने के प्रयास किए। इनमें आंतरिक एकता स्थापित करते हुए सारे देश में समान कानून लागू किए गए। इसके अलावा इन्होंने अपने आर्थिक स्रोतों को विकसित करने के लिए उद्योगों का प्रसार किया तथा व्यापार व वाणिज्य को भी प्रोत्साहित किया। इसके बाद राजनीतिक सुधार, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। मध्यकालीन यूरोप के कई देशों में हुए राजनीतिक सुधारों ने भी सामंतवाद के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। इनमें अग्रणी देश इंग्लैंड रहा, जब इसके शासक हेनरी द्वितीय ने संवैधानिक सुधारों के द्वारा देश में सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में पादरियों के द्वारा किए गए संगीन अपराधों की सुनवाई चर्च की अदालत में नहीं बल्कि शाही अदालत में होगी। उसके उत्तराधिकारी जॉन के समय प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा जारी हुआ। यह एक लिखित समझौता था जिसने कुलीनों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हुए राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया था, परंतु यह पत्र भविष्य में नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता का आधार बन गया। 1295 ईस्वी में सरकार में आम नागरिकों को भी शामिल करने के उद्देश्य से आदर्श संसद की स्थापना की गई। इंग्लैंड में इन सुधारों ने दो तरह से सामंतवाद के पतन में योगदान दिया। कुछ सुधारवादी कदम सामंतों के पतन के साथ शासक की शक्ति वृद्धि में जिम्मेदार रहे, जबकि इन्होंने आम जनता को भी कुछ शक्ति प्रदान की। तो इंग्लैंड में होने वाले इन सुधारों का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा तथा वहां भी ऐसे सुधारों की मांग जोर पकड़ने लगी। इस प्रकार इन सुधारों ने आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागृति प्रदान की। अब बात हम करते हैं युद्धों के प्रभाव की। तो मध्यकाल में यूरोप के अंदर बहुत से युद्ध लड़े गए। ये युद्ध भी सामंतवाद के पतन का कारण सिद्ध हुए। और ये कौन कौन से प्रमुख युद्ध थे? इनमें सबसे पहले है क्रूसेड्स, धर्म युद्ध। यरूशलेम यानी कि जेरूसलम में पवित्र स्थानों के अधिकार को लेकर यूरोप के ईसाइयों
व मध्य एशिया के तुर्कों के दरमियान एक लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, जो 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। दोनों में होने वाले इस संघर्ष का मूल कारण धर्म था, इसलिए इन युद्धों को धर्म युद्धों का नाम दिया गया। इन युद्धों में यूरोप के सामंत भी अपनी सेनाओं के साथ शामिल हुए थे। कई शताब्दियों तक चले इन युद्धों में बहुत से सामंत व उनके अनुभवी सैनिक व सेना नायक भी मारे गए थे। परिणामतः सामंतों की शक्ति कमजोर होने लगी। दूसरा है इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान 100 वर्षीय युद्ध, 100 Years War। ये युद्ध जो है एक लंबा युद्ध चला, जो 1337 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक जारी रहा। तो इस युद्ध को 100 वर्षीय युद्ध के नाम से याद किया जाता है। इसका कारण था कि लंबे समय से इंग्लैंड के सम्राटों का फ्रांस की जमीनों पर अधिकार था, परंतु जब फिलिप छठा फ्रांस का सम्राट बना तो उसने इंग्लैंड के शासकों का इन जमीनों पर अधिकार मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप इतिहास का एक लंबा युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध के संदर्भ में यह ध्यान देने वाली बात है कि यह युद्ध निरंतर नहीं चला, अपितु रुक रुक कर जारी रहा। इस युद्ध में भी दोनों देशों के सामंत अपनी सेनाओं के साथ शामिल हुए तथा इन्हें बड़े पैमाने पर जानी व आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। इस प्रकार यह युद्ध भी उनकी शक्ति के पतन में उत्तरदायी रहा। तीसरा है गृह युद्ध, सिविल वार्स। तो 100 वर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड में सिविल वार, गृह युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध का कारण था कि शासक का संरक्षक बनने के लिए ड्यूक ऑफ यॉर्क और ड्यूक ऑफ लंकास्टर के दरमियान संघर्ष आरंभ हुआ। सामंत भी आपस में एक या दूसरे दावेदार के साथ मिलकर इस युद्ध में शामिल हो गए। इसी प्रकार फ्रांस को भी गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। तो इन युद्धों में सामंतों को भी भाग लेना पड़ा तथा उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी थी। इसके बाद है शासकों द्वारा शक्तिशाली स्थायी सेना की स्थापना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी बाय द रूलर्स। अब विभिन्न देशों के शासकों ने शक्तिशाली सेना की स्थापना कर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करना शुरू किया तथा इसे नवीन शस्त्र भी प्रदान किए। इस समय गोला बारूद का भी आविष्कार हुआ तथा शासकों के आदेश अनुसार सामंत इनका प्रयोग नहीं कर सकते थे। इससे सामंतों की शक्ति काफी कमजोर होने लगी। तो निरंतर युद्धों का सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों व आम जनता पर पड़ा। इन्हें सामंतों के लिए युद्धों में भाग लेना पड़ता था तथा ज्यादा से ज्यादा कर भी देने पड़ते थे। जो लोग युद्धों में जीवित बच जाते थे उन्हें सामंतों के खेतों में काम करना पड़ता था। तो जब सामंतों की शक्ति थोड़ी भी कमजोर हुई तो ये लोग ज्यादा प्रभावशाली होकर उभरे। तो इस तरह से ये युद्ध जो थे इन्होंने भी सामंतों की शक्ति को काफी हद तक कमजोर किया। अब आगे है बुबोनिक प्लेग का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ द बुबोनिक प्लेग। 1346 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक यूरोप को ब्यूबोनिक प्लेग नामक बीमारी का शिकार होना पड़ा। 15वीं शताब्दी के दरमियान तक
इस बीमारी का प्रभाव देखने को मिलता है। माना जाता है कि यह बीमारी चीन से आरंभ हुई तथा मध्य एशिया से होती हुई ब्लैक सी यानी कि कृष्ण सागर और वहां से यूरोपियन देशों तक पहुंची। इस बीमारी के लक्षण बहुत गंभीर थे, जैसे कि बुखार, खांसी, छींकें, उल्टी, शरीर पर सूजन वगैरह। इतिहासकारों का मानना है कि इस बीमारी से यूरोप की लगभग आधी आबादी मौत के मुंह में चली गई थी। इससे यूरोप के सामाजिक व आर्थिक ढांचे में कई परिवर्तन आए, जिन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के पतन को बहुत तेज कर दिया। तो ये कौन कौन से प्रभाव पड़े? इसमें सबसे पहला है किसानों के लिए नवीन अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीजेंट्स। तो सामंतवादी व्यवस्था का अस्तित्व ज्यादातर भूमि पर आधारित था, परंतु ब्यूबोनिक प्लेग के कारण बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के कारण सामंतों के लिए अपनी जमीनों पर काम करने वाले किसानों और मजदूरों की समस्या पैदा होने लगी। मजदूर वर्ग के अभाव में अब बचे हुए किसान और मजदूर सामंतों के प्रदेश छोड़कर नगरों की ओर चले गए, जहां उन्होंने बेहतर अवसरों की तलाश शुरू की। इसने सामंतों की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया। और दूसरा है पीजेंट रिवोल्ट्स, कृषक आंदोलन। तो प्लेग के बाद जब सामंतों ने पहली वाली स्थिति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, तो इस पर सारे महाद्वीप के किसान भड़क उठे। परिणामतः फ्रांस, इंग्लैंड, प्रशा, इटली, स्पेन आदि देशों में किसानों ने आंदोलन आरंभ कर दिए। इनमें इंग्लैंड का 1381 ईस्वी का कृषक आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है। विद्रोही किसान लंदन में प्रवेश पाने में सफल रहे तथा उन्होंने अपनी मांगें सम्राट रिचर्ड द्वितीय के सामने रखीं, परंतु इस संघर्ष के दौरान उनका नेता मारा गया तथा आंदोलन भी कमजोर पड़ने लगा। इसके बावजूद यूरोप के बड़े भाग में सामंतों के विरुद्ध किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। आगे सामंतों के परस्पर झगड़े, म्यूचुअल स्ट्रगल्स अमंग द फ्यूडल लॉर्ड्स। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण सामंतों के अधिकार व शक्तियां बढ़ते रहे। जल्दी ही उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगीं तथा वे दूसरे सामंतों के प्रदेशों पर अधिकार करने के यत्न करने लगे। कई बार गृह युद्ध भी इनकी स्थिति में वे विरोधी दलों में शामिल होकर परस्पर लड़ाइयों में उलझ जाते थे। तो इन परस्पर झगड़ों ने भी सामंतों की शक्ति को कमजोर कर दिया। आगे बात करेंगे सामंतों के आर्थिक दिवालियापन की। तो आरंभ में सामंत बहुत धनी थे तथा वे अपनी आर्थिक समृद्धि का उपयोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने में करते रहे, परंतु समय के साथ साथ उनकी आर्थिक दशा बिगड़ने लगी। इसके कई कारण थे। करों के रूप में सामंतों को मिलने वाली राशि में कमी, मुद्रा के मूल्य में कमी आदि। किसानों का गांवों को छोड़कर नगरों की ओर प्रस्थान भी सामंतों के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ। कई सामंतों के लिए तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कठिन हो गई थी। परिस्थितियों से विवश होकर कई सामंतों ने अपनी जमीनें और अधिकार भी बेच दिए तथा उनकी स्थिति
महज जमींदार वाली रह गई। आगे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार का विकास। तो सामंतवाद के विकास के बाद व्यापार का विकास रुक गया था तथा गांव आत्मनिर्भर इकाइयां बन गए थे। इससे केवल विदेशी ही नहीं अपितु देश का अंदरूनी व्यापार भी रुक गया था। परंतु धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपियन देशों का पूर्वी देशों के साथ दोबारा व्यापार आरंभ हुआ। वेनिस, पीसा, जेनोआ, फ्लैंडर्स आदि नगर यूरोपियन व्यापार के मुख्य केंद्रों के रूप में स्थापित हुए। धीरे धीरे यूरोप के अनेक नगर और बंदरगाहें व्यापार के लिए खोल दी गईं। व्यापार के विकास के साथ यूरोप में एक नवीन वर्ग का उत्थान हुआ जो आर्थिक पक्ष से खुशहाल था, समृद्ध था। व्यापार के विकास ने निश्चित तौर पर सामंतों की शक्ति पर गहरा आघात किया। आगे गिल्ड प्रणाली, गिल्ड सिस्टम। यूरोपियन नगरों में विभिन्न वस्तुएं तैयार की जाती थीं। इन्हें तैयार करने वाले शिल्पियों और कारीगरों ने अपने अपने गिल्ड बनाए हुए थे। किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी शिल्प से संबंधित व्यवसाय करना चाहता था, पहले उसे गिल्ड के साथ जुड़ना होता था। प्रत्येक गिल्ड के अपने नियम होते थे तथा उनका पालन करना उस गिल्ड के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता था। गिल्ड को अधिकार था कि वह अपने शिल्पी की वस्तु की गुणवत्ता तथा कीमत निश्चित करे। यह व्यवस्था यूरोप में औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उद्योगों के विकास के साथ यूरोप में नगरों का विकास हुआ तथा इसने गांवों के महत्व को काफी हद तक कम कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप में पूंजीवाद का विकास हुआ तथा सामंतों की शक्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई। आगे डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का विकास। उद्योगों और व्यापार के विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक नगरों का विकास हुआ। इनमें प्रमुख थे वेनिस, रोम, फ्रैंकफर्ट, फ्लोरेंस, लिस्बन, लंदन, पेरिस, नांते, मैड्रिड, जेनोआ आदि। अब गांवों के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन नगरों में आने लगे। इससे गांवों का महत्व बहुत कम हो गया तथा इसके साथ ही सामंतों की स्थिति भी बिगड़ने लगी। आगे राइज ऑफ करेंसी, मुद्रा प्रणाली का विकास। सामंतवाद के आरंभिक दौर में वस्तुओं का लेन देन अक्सर विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। इस समय में मुद्रा का प्रचलन बहुत कम था, परंतु जैसे जैसे व्यापार का विकास हुआ, मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ने लगा। कई देशों ने तो केवल तांबे तथा कईयों ने चांदी व सोने के सिक्के जारी किए। इसके अलावा यूरोपियन देशों ने बैंक प्रणाली भी शुरू की, जो उन देशों के औद्योगिक विकास के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। विभिन्न देशों की सरकारों ने भी अपने अपने देशों में व्यापार व वाणिज्य के विकास संबंधी नियम बनाए। इसका कारण था कि इनसे सरकारों को मिलने वाला कर सामंतों की अपेक्षा बहुत ज्यादा था। इससे देश में व्यापारियों और उद्योगपतियों का महत्व बढ़ने लगा, जबकि सामंतवाद को गहरी चोट पहुंची। आगे ज्योग्राफिकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, भौगोलिक और वैज्ञानिक खोजें।
तो 15वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत सी भौगोलिक और वैज्ञानिक खोजें हुई। सरकारों ने भी इन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया। इन दिनों में यह सिद्धांत प्रचलित हुआ कि धरती गोल है। इसी समय कोपरनिकस ने कंपास की खोज की। इससे रास्ते की खोज करना आसान हो गया, जिससे समुद्री यात्रा भी सरल हुई। तो इस काल के वैज्ञानिकों ने नए जहाज बनाए जो हल्के तथा मजबूत थे और उनके द्वारा यात्रा भी सरल हो गई। तो इन वैज्ञानिक खोजों के साथ साथ बहुत सी भौगोलिक खोजें भी हुई। इनमें विशेष तौर पर पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के नाविकों का बड़ा योगदान रहा। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए रास्ते की खोज की, जबकि स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसके बाद यूरोपियन देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंध कायम किए। इससे व्यापार का बहुत विकास हुआ, जिससे इन देशों की सरकारों को करों के रूप में काफी धन प्राप्त होने लगा। इस द्वारा वे जन कल्याण के कार्य कर अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने लगे। इसके साथ ही उनके लिए शक्तिशाली सेनाओं का निर्माण करना भी संभव हो गया। यह सब सामंतवाद के पतन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार सिद्ध हुआ। और आगे बात करेंगे राइज ऑफ मिडिल क्लास, मध्य श्रेणी के उत्थान की। व्यापार तथा उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप में मध्य श्रेणी का उत्थान हुआ। इस श्रेणी में उद्योगपति व व्यापारी वर्ग शामिल था। इनसे शासक काफी धन करों के रूप में प्राप्त करते थे। वे वैसे भी प्रशासन से सामंतों को दूर करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने नए मध्य वर्ग को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करना आरंभ किया। तो इस प्रकार इस वर्ग के कारण भी सामंतों की शक्ति कम होने लगी। तो हम कह सकते हैं कि इन कारणों से सिद्ध होता है कि मध्य काल में सामंत प्रणाली, जो बहुत शक्तिशाली संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी थी, धीरे धीरे उसका पतन आरंभ हुआ। परंतु यह व्यवस्था सारे यूरोपियन देशों में एक ही समय पर समाप्त नहीं हुई थी। विभिन्न देशों में वहां की परिस्थितियों के कारण इसका अलग अलग समय पर ही अंत हुआ। यद्यपि कई देशों में सामंतों का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया, परंतु उनका सामाजिक आर्थिक प्रभुत्व काफी समय तक बना रहा। फ्रांस में यह व्यवस्था 1789 ईस्वी की क्रांति तक प्रचलित रही, जबकि मध्य व पूर्वी यूरोप में यह 19वीं शताब्दी के मध्य तक रही। रोमानिया में यह 1856 ईस्वी तथा रूस में 1861 ईस्वी तक मौजूद रही। परंतु यह निश्चित है कि 16वीं शताब्दी के बाद इसके प्रभाव में काफी कमी आई थी तथा इसने यूरोप में एक नए युग का आरंभ किया। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप शॉर्ट सेक्शन में देखें। तो टॉपिक आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करें आप इस टॉपिक को, इस चैनल को भी, और इस टॉपिक को शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ। कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिए, और अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वह ईमेल आईडी दी है genius.history25@gmail.com, वहां जाकर आप क्वेरी भी अपनी रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।